ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे स्केलर और वेक्टर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्केलर वेक्टर की जो डेफिनेशंस होती हैं उसके बारे में उसको समझ लिया था उसको अच्छे से। तो थोड़ा सा मुझे फटाफट बता देना, मैं क्विक रिवीजन करके फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, बताओ स्केलर किसे कहेंगे, वेक्टर किसे कहेंगे? Scalar quantities does not required direction, it has only magnitude, है ना। इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और क्या इसको डायरेक्शन की जरूरत है? डायरेक्शन नहीं चाहिए। मतलब क्या है कि अगर स्केलर क्वांटिटीज को तुम किसी भी डायरेक्शन में रख दो, उनकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था लेंथ तुम्हारा लेंथ चाहे पूरब डायरेक्शन से मेजर करूं, नॉर्थ से मेजर करूं, वेस्ट से मेजर करूं या साउथ से मेजर करूं, जितना है उतना ही रहेगा। मास 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 चाहे मैं ईस्ट में मास को मेजर करूं, वेस्ट में मेजर करूं, धरती पर मेजर करूं, चंद्रमा पर मेजर करूं, कहीं पर भी मास ले जाऊं, मास में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम टाइम में भी टाइम कहीं पर भी जाओ टाइम सेम रहता है, टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। उसी तरीके से हमने देखा था डिस्टेंस डिस्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इस पे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ डिस्टेंस वही रहता है। अलग अलग डायरेक्शन में हम देखेंगे कि घूमने के लिए हमें ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। ठीक है, इसका एक कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है डिस्टेंस का। क्लियर? हाँ, जैसे इसको मैंने कैसे समझाता है भाई, यहाँ से तुमको यहाँ जाना है, मान लो ये है दिल्ली, यहाँ मुंबई, यहाँ से यहाँ जाने में अगर मान लो तुमको 1800 किलोमीटर लग रहा है, ठीक है, तो तुम चाहे यहाँ से ऐसे जाओ तो भी 1800 किलोमीटर लगेगा, चाहे यहाँ से ऐसे आओ तो भी 1800 किलोमीटर लगेगा। लेकिन अगर एक सीधा डायरेक्शन खींच दो तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को कवर करेगा, वैल्यू हो जाएगी कम, जिसमें हम लोग एरोप्लेन की बात किए थे, है ना। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई थी। फिर उसी तरीके से हमने वेक्टर देखा था। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज विच हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा सुनो, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, क्या फॉलो करती हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब इसको समझना, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडिशन। कि किसी भी दो वेक्टर्स की हम रिजल्टेंट वैल्यू या उसकी, देखो फिजिक्स में किसी का रिजल्ट निकालना है तो उसको कहते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो कि एक महिला है, वो 10 मीटर नॉर्थ में चली और 20 मीटर ईस्ट में चली। ठीक है, तो पूछेंगे कि बताओ वो महिला टोटल कितना चली। ठीक है, तो मैंने ये क्या है, 10 मीटर क्या है, लेंथ है कि मास है? लेंथ है। लेंथ का मैंने दे दिया है क्या, एक डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, तो ये हो गया वेक्टर, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, है ना। ये डिस्टेंस हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये 10 मीटर डिस्प्लेस हुई नॉर्थ में और 20 मीटर डिस्प्लेस हुई ईस्ट में, तो कहेगा कि इसका रिजल्टेंट कितना हुआ, रिजल्ट कितना गई। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ये पॉइंट का वैल्यू मिल जाए तो पता चल जाएगा, है ना। तो देखो, अब अगर स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं 10 मीटर ये 20 मीटर ये, जो सिंपल मैथमेटिक्स होता है। लेकिन वेक्टर को जब ऐड करना होता है तब इसे पैरेललोग्राम का लॉ फॉलो करना पड़ता है। वेक्टर एडिशन फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
अब देखो समझो इसको, ये नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ध्यान में रखो कि जो वेक्टर्स का एडिशन होता है वो नॉर्मली मैथ की तरह नहीं होता है, नॉर्मल अलजेब्रा नहीं होता है जैसे 10 और 20 ऐड कर दूं। इसको हमें देखना पड़ता है कि अच्छा ये नॉर्थ में गई और ईस्ट में गई तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बना है, हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ता है। और इस एंगल से हम एक रिजल्टेंट खींचते हैं जो इन दोनों का प्रोजेक्शन बताता है। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट आएगा वहां पर ये मिलेगा और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये कितना गया है। तो देखो ये जो पॉइंट है ये ऐसे ऐसे अगर मैं करूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते थे, जैसे मान लो ये पॉइंट है, बी है, सी है, तो हमें अगर इसकी वैल्यू पता है 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो एसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, एसी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इसमें भी वही चीज होता है, इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में भी वही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना होगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके ऊपर लगेगा एक डंडी, ये क्या बताता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना, ऊपर जो डंडी लगती है उसको कहते हैं आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, घूंघटे में लाओ, और जो भी वेक्टर है उस वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में? रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ये याद करो। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इसके बीच में एंगल बना है कि नहीं बना है, एंगल बना है, एंगल बना है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी दो वेक्टर का रिजल्ट निकालते हैं, दो वेक्टर का रिजल्ट निकालते हैं किस फॉर्मूले से, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सारी की सारी प्रोसीजर किसमें होगी, रूट में, रूट के अंदर। ए आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर मतलब सिंपल सी भाषा में रिजल्ट है ये। ठीक है, रिजल्ट, रिजल्ट किसका किसका, वही जो वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये गया था ऊपर 10 मीटर, ये गया था 20 मीटर, तो इसका एडिशन पूछा है कितना हो जाएगा, तो हमें इस फॉर्मूले से निकलेगा। समझ में आया क्या? मान लो ये 10 मीटर है ए और ये 20 मीटर है बी, वेक्टर बी की वैल्यू है बी और वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, 10। अब देखो हमें क्या क्या चीजें पता चल जाएंगी, आर इज इक्वल टू रूट में हम करेंगे ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस पहले वैल्यू रख देते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 कॉस थीटा। अच्छा अब बताओ यहाँ पर थीटा कितना है, ये थीटा कितना डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री, यानी यहाँ पर हमारा थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अब देखो ये चीज को पता करने के लिए थीटा क्योंकि वेरी कर सकता है, हमेशा हो सकता है कि कोई ये कोऑर्डिनेट दिया हो, मतलब ये मान लो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्या कहता है भाई, ये जो होता है 0 डिग्री, यहाँ से फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर ये 360 डिग्री, है ना, पूरा एक सर्कल बनता है 360 डिग्री में, बराबर। अब मान लो कि अभी तो हमने देखा कि ये वेक्टर ए यहाँ पर था, बी यहाँ पे था, मान लो कि कभी कभी हो सकता है कि ये वेक्टर ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, है ना, तो यहाँ एंगल में चेंजेस आते जाएगा, और जब एंगल में चेंज आएगा तो यहाँ हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी, बरोबर। तो इसके लिए हमने 10वीं में 12वीं में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा जिसमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू याद किया होगा, पढ़ा है, याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो ठीक है हम पहले उसको याद कर लेते हैं। देखो एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। ठीक है, अब खाली पहले एक साइन और कॉस को याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू दे रहा हूँ, मान लो 0 डिग्री, 0 के बाद आएगा 30 डिग्री, 30 के बाद आएगा 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 के बाद आएगा 60 डिग्री, 60 के बाद आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इतना नॉर्मल चीज हमने देखा था, है ना। अब देखो साइन 0 0, ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, एक चीज देखो, साइन 91 होता है, साइन 91, तो इसका ट्रिक याद रखना, सनावन, सनावन, बोलो मेरे साथ बोलो, सनावन, सनावन, साइन 91, सनावन, बोलो साइन 91, सनावन, याद है, सनावन, साइन 91, अगर 91 है तो 0 इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। हाँ, अब साइन 30 1/2 होता है, 1/2, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, 1/√2, साइन 60 √3/2, √3/2, और साइन 90 तो 1 हो गया। एक चीज याद रखना, वही सना 1, सना 1, ठीक है। ओके, अब देखो कॉस के लिए बस हर चीज को उल्टा कर दो, पहले जो 90 है यहाँ लिख दो, 90 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू उसके नीचे √3/2, 40 की 45 की जगह 45 वाला वही सेम रहेगा, 30 वाला जो वैल्यू है 60 के नीचे 1/2, और 90 जो कि 0 की है वो 90 के नीचे, जैसे उल्टा हो गया। तो याद, पहला अगर याद हो गया तो बाकी याद करने में कोई तकलीफ नहीं है ना, समझ में? हाँ बताओ, साइन 30 1/2, साइन 90, साइन 0 0, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, फिर से साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90, साइन 91, साइन 90 का ट्रिक कैसे है मैंने बताया, सनावन, साइन 91। अब वैसे ही जैसे साइन याद होगा तो कॉस को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उल्टा लिखना है। फिर भी एक याद रखना, 0 के लिए कानाजी, हम लोग बोलते हैं ना कानाजी, तो कॉस 90 कॉस 90 है ना, कानाजी, कॉस 90, सनावन, सनावन मतलब कि सन है एक, कॉस 90 कानाजी, ठीक है। तो साइन याद हो गया तो कॉस याद करने की जरूरत नहीं, कॉस को सीधा उल्टा लिख देना है। बताओ कॉस 0, कॉस 01, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, ठीक है। अब देखो tan के लिए सिंपल, tan की फॉर्मूला होता है, tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो अब देखो इसको नीचे लिखता हूं ताकि इधर वैल्यू लिख सकूं मैं, याद नहीं करने का, खाली सीधा समझ लो, बाकी अपने आप आ जाएगा। देखो ये क्या है, पहले 0/1, तो किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो तो 0 आ जाएगा, है ना। 1/2 अपॉन √3/2, तो ये चला जाएगा, बचेगा 1/√3, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1, फिर यहाँ पर ये चला जाएगा, बच जाएगा √3। अब बताओ 1/0, किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब 0 नीचे होगा तो आता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, बात समझ में आया क्या? हाँ, ये 3 वैल्यू याद रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल में, हाँ अब देखो एक चीज और याद रखना, कॉस की थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू याद रखनी है तुमको, ठीक है। 3 वैल्यू क्या क्या,
देखो एक होता है 0, फिर 90, 90 के बाद होता है 180, 180 के बाद 270, और उसके बाद 360। ठीक है, ये चीज। देखो cos 90 क्या होता है? cos 90 0 1। अब देखो 1 0 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 0 1। अब यहाँ पर यहाँ जो ये 180 है वो -1 होता है, ठीक है, 180 -1 और 360 -1। समझ में आया क्या? 180 -1 360 -1। क्लियर है? ओके ओके। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, हाँ चला गया जी, हाँ ये। अब बताओ यहाँ पर cos थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा की डिग्री 90, थीटा 90 डिग्री है तो वैल्यू कितना हो जाएगी cos थीटा की? 0 हो जाएगी। यानी ये पूरा का पूरा टर्म तो हो जाएगा 0 और बच गया सिर्फ इतना, है ना? तो मेरा रिजल्टेंट इसमें कितना हो जाएगा? r बराबर √10 का स्क्वायर 100 और 20 का 400। यानी अगर हम r की वैल्यू निकाले, इसको लिखे 4 1 5 500, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10⁻², ठीक है। तो अगर मैं इस 10 के पावर 2 को बाहर निकालूंगा तो बाहर आ जाएगा 10 और अंदर रह जाएगा 5। यानी मेरा जो रिजल्टेंट है वो 10√5, 10√5। समझ में आया क्या? हाँ, तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए किस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है? हाँ, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, cos थीटा। अब चलो मैं वैल्यू दे रहा हूं। मान लो कि एक वेक्टर है a जिसकी वैल्यू है 2, एक वेक्टर है b जिसकी वैल्यू है 4 और थीटा दिया है 30 डिग्री। तो मुझे रिजल्टेंट फाउंड करके बताओ। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा? r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2a 2, b है 4 और थीटा दिया है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 30। बताओ पहले cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 √3/2 है, cos 30 √3/2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौका 16 इंटू √3/2, √3/2। तो यहाँ अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखूं इतना, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, है ना? कैंसिल कर सकता हूँ। अब देखो ये हो जाएगा 16 4 20, 20 प्लस 8√3, 8√3। इतना क्लियर है? या तो देखो अब ऑप्शन में कभी कभी रहता है कि इसको इतना ही रहने दो, इसको इतना ही रहने दो अगर दिया हुआ है तो, नहीं तो इसको और सॉल्व करना है। तब तुमको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भाई जो ये रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, है ना? रूट का मतलब होता है 1/2। किसी के ऊपर अगर रूट है तो 1/2 लिखते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसको। जैसे ये हो जाएगा √20 + 8√3, √20 + 8√3। अब देखो अगर मैं इस पूरे की वैल्यू 20 + 8√3 का पावर 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो
नॉर्मली कैसा होता है कि अगर यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है तो आराम से एडिशन हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बिना रूट है और ये रूट के साथ है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, √3 की अगर वैल्यू पता है तो उसको लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम देखते हैं √1 की वैल्यू क्या होती है 1, √2 1.414 है ना, √3 1.732 1.732 1.732 ये √3 की वैल्यू होती है। अब इस √3 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 8 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आती है उसमें 20 जोड़ दो और फिर इसको स्क्वायर रूट में ही रहने दो। समझ आया क्या? हाँ, तो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इसको करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, है ना। 20 + 8 मल्टीप्लाई बाई 1.732। क्लियर? ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ये रिजल्टेंट समझ में आया? अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है तो रिजल्टेंट कैसे निकल जाएगा? अच्छा देखो, अच्छा कभी ये भी तो हो सकता है कि दोनों वेक्टर जो है उसकी वैल्यू सेम हो जाए, है ना। अभी तो वेक्टर जो थे उनकी वैल्यू अलग अलग थी। अब मान लो अगर क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू 4, ठीक है 4, और मान लो कि थीटा दे दिया है तुम्हारा 0 डिग्री। थीटा कितना दे दिया है 0 डिग्री। तब ऐसी सिचुएशन में आर की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू √a² सेम b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है 2ab cos थीटा। a की वैल्यू b की वैल्यू सेम है तो मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 × 4 cos थीटा की वैल्यू कितना है 0 और cos 0 1, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख दूं, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 16 प्लस 2, 4 चौका 16 दूनी 32, इन दोनों को ऐड करेंगे 32 32 64 √64 और इसको रूट से निकाल देंगे तो 8, यानी हमारा रिजल्टेंट कितना आ गया 8, रिजल्टेंट 8 आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग फॉर्मूले से ही एक चीज पता करते हैं, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखो जैसे हमको पता है कि रिजल्टेंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी जो वैल्यू चेंज हो रही है इस cos थीटा के ऊपर चेंज हो रही है। cos की थीटा की वैल्यू 90 तो यहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। थीटा की वैल्यू 0 तो यहाँ जो 1 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू अगर 180 रहेगा तो माइनस में ये वैल्यू चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, यहीं से समझना। जैसे अगर मैंने कहा कि cos थीटा 90 डिग्री, बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो देखो इस सिचुएशन में इस केस में मैं यहाँ cos थीटा 90 में सीधा थीटा लिखता हूँ, थीटा तो वहाँ cos है थीटा 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस सिचुएशन में मेरा देखो r क्या आता है, ठीक है, ध्यान से इसको समझना। देखो r हो जाएगा √a² प्लस b² और ये 0 है, cos 90 0 तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो भैया चलो इसको यहाँ आगे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों साइड का मैं क्या कर दूं, दोनों साइड का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं हो, वैसे मैं ऐसे ही कर दूं कि जैसे रूट ऑफ ये a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो जान दो इसको होल स्क्वायर हम नहीं लिख सकते हैं। मैं इसको दोनों साइड का स्क्वायरिंग ही कर देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली ये वैल्यू याद रखो, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ डाल देता हूँ। मुझे लगा और छोटा हो सकता है तो और छोटा कर सकते थे।
ठीक है। अब सोचो अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 लिख दूं, 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो तब वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में देखना, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये अंदर वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी मैं रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं, और मुझे पता है कि ये स्क्वायर इस रूट को काट देता है ना। हाँ, तो मेरी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है। अब अगर मैं कहूं थीटा की वैल्यू 180 है, थीटा की वैल्यू 180 है, तो बताओ cos 180 कितना होता है, cos 180 माइनस 1। अब देखो इस सिचुएशन में मेरी r की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ अगर मैं -1 रखूंगा तो ये वैल्यू मेरी -1 हो जाएगी, मतलब माइनस में चली जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -2ab, 2ab, इतना क्लियर, हाँ इतना क्लियर है। अब देखो कि इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी मेरी r की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, a माइनस बी। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस किया, जो कॉस की वैल्यू है ये मैक्सिमम कितना है, 1 है ना, मैक्सिमम 1, और मिनिमम कितना है, -1 है ना, मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है, यानी हम कह सकते हैं ये जो हमारा कॉस है, कॉस थीटा है, ये कहां से कहां तक ट्रेवल करता है, 1 सॉरी यहां से ऐसे लिखता हूं, -1 0 और 1 है ना, ये मेरी वैल्यू है मिनिमम वैल्यू और ये मेरी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो एंगल रखने पर मेरा -1 आ रहा है वो मेरा आर मिनिमम की वैल्यू होगी, है ना, यानी मेरा a माइनस बी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आर मिनिमम, यानी किसी भी वेक्टर की रिजल्टेंट सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब cos थीटा 180 डिग्री होगी, है ना, cos थीटा 180 डिग्री होगी, तभी उस वेक्टर का एडिशन सबसे कम आएगा, सबसे कम, और जब भी cos थीटा 0 होगा वेक्टर एडिशन सबसे मैक्सिमम आएगा, यानी मेरा जो ये है ये मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम, और अगर थीटा 0 है तो इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की वैल्यू आएगी, इसलिए ये रूट के अंदर ही है ना, रूट के अंदर ही है, बात समझ में आई क्या। हाँ, तो अगर कोई पूछेगा बताओ कि रिजल्टेंट में आर मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, तो a माइनस बी, ए बी क्या है, दो वेक्टर हो सकते हैं, है ना, दो अलग अलग वेक्टर हो, और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, तो a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, आर मिनिमम क्या है, रिजल्टेंट मिनिमम रिजल्टेंट वैल्यू, और आर मैक्सिमम रिजल्टेंट वैल्यू, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, क्या हमने इतने प्रोसीजर में कभी ये देखा कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो 0 आ रहा हो, 0, अगर ये दोनों a और b दोनों अलग अलग है, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब कि दोनों वेक्टर की वैल्यू अगर अलग अलग है तो कभी भी रिजल्टेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी और ना ही नेगेटिव आएगी, क्या समझ में आया, फॉर
different value of vectors resultant cannot be एक चीज जीरो और दूसरा नेगेटिव। समझ में आया क्या? ये चीजें हमने सामने सामने देख लिया, सारा वैल्यू निकाल कर भी देखा, कहीं पर जीरो या नेगेटिव वैल्यू आया क्या? नहीं। हमने आर जो ये वेक्टर थी, वेक्टर का जो वैल्यू है वो अलग अलग रखा था। और अगर हम इस सिचुएशन में वेक्टर की वैल्यू सेम भी रख दे तो भी जीरो और नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रूट के अंदर ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है। तुम कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, चाहे बी -4 डाल दो, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, है ना? वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो बताओ हमने क्या क्या सीखा? 3 चीजें। पहले, किसी भी दो वेक्टर को ऐड किस लॉ के जरिए करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये नाम याद रखना, हो सकता है स्टेटमेंट बना करके दे दे डायरेक्टली। वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर पूछता है रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? नंबर 1 वेक्टर, मतलब कि वेक्टर की वैल्यू पर। नंबर 2 एंगल पर। ठीक है, एंगल पर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एंगल पर। क्योंकि मेरा जो आर है वो कहां कहां फ्लक्चुएट हो रहा है। जब जीरो है तो भी उसकी वैल्यू अलग आ रही है, मिनिमम माइनस है तो अलग आ रही है, 1 है तो अलग आ रही है। समझ में आ रहा है? यानी कि आर है कब चेंज होता है? जब जब हमारा थीटा चेंज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू, हाँ, -1, मैक्सिमम 1। इसी तरीके से हमारा ये जो आर मिनिमम है, आर मैक्सिमम है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आ गया? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? तुरंत बताओ। कहीं दिक्कत नहीं है? बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या है? साइन 90 1 है। कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/, कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2, हाफ। ठीक है, कॉस 60 हाफ है, कॉस 60 हाफ है। ठीक है। अब देखो ये मिनिमम और मैक्सिमम से सवाल कैसे पूछेगा। ठीक है, देखना वो मजा आने वाला है, एकदम ध्यान से देखना। कहेगा कि सपोज क्वेश्चन कहेगा सपोज ए बार इज इक्वल टू 4 एंड बी बार। जैसे ऊपर इसको क्या कहते हैं? बार कहते हैं। बार मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, b बार इज इक्वल टू 3, देन which one of the following is not possible? Then which one of the following resultant is not possible? मतलब कह रहा है कि भैया अगर a वेक्टर की वैल्यू 4 है, b वेक्टर की वैल्यू 3 है, तो बताओ 4 ऑप्शन दिएगा। अभी मैं भी दे देता हूं 4 ऑप्शन। जैसे कि a की वैल्यू अगर मैं कह दूं 1 है, b की वैल्यू अगर 3 है, c की वैल्यू अगर 8 है और d की वैल्यू 7 है। तो कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सी रिजल्टेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है? कैसे फाइंड आउट करोगे? कुछ दिमाग में आ रहा है? मैं कह रहा हूं हमें निकालना क्या है? रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है,
अब इसमें कहा है कि ए दिया है, बी दिया है, ठीक है, ए बी दिया है, कहा है कि इसमें से कौन से रिजल्टेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो देखो ये हाँ पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये देखो ये रेंज से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे पूछता है, ये रेंज मतलब हमें पहले आर मिनिमम पता करना होगा और आर मैक्सिमम पता करना होगा। तो आर मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और आर मैक्सिमम ए प्लस बी, ए प्लस बी। बताओ यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए हमेशा बड़े वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लार्ज वैल्यू, हाँ लार्ज वैल्यू। हो सकता है यहाँ पे 3 दिया हो तो ये नहीं कि एक की जगह 3 रख दूं, बड़ा वैल्यू रखो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ए लिया है तो यहाँ एक्स वाई कुछ भी ले सकता है, समझा है कि नहीं, हाँ एक्स वाई कुछ भी ले सकता है। तो यहाँ पर हमेशा बड़े वैल्यू को रखना है। तो देखो मेरा आर मिनिमम कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा आर मिनिमम, और आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। यानी मेरा जो रिजल्टेंट का एक रेंज मिल गया वो कम से कम जाएगा तो 1 और अधिक से अधिक जाएगा तो 7। यानी मेरी रिजल्टेंट की वैल्यू 1 से लेकर के 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्या 1 से नीचे कुछ हो सकता है क्या, और 7 के बाद? तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा रिजल्टेंट वैल्यू नॉट पॉसिबल है। तो क्या 1 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्या 1 और 7 के बीच में 3 नहीं आता है, होगा। 7 होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। और 8 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा रेंज ही कितना है, 1 से लेकर के 7 के बीच में, तो 8 नहीं होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 देखो, जैसे कि कह रहा है कि मान लो x की वैल्यू है 10, ठीक है, और y की वैल्यू है y की वैल्यू है 5। तो बताओ रिजल्टेंट, क्या क्या पॉसिबल रिजल्टेंट वैल्यू हो सकता है, रिजल्टेंट पॉसिबल वैल्यूज बताओ क्या क्या हो सकता है। चलो मैं ऑप्शन नहीं देता हूं, तुम फिर भी बताओ कि पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, कैसे बताओगे। 5 से, बस सीधा रेंज निकाल लेने का, रेंज हमको पता चल गया भाई 5 से 15 के बीच में। कैसे निकाला, तो हमने देख लिया आर मिनिमम क्या होता है, ए माइनस बी, इसको निकालेंगे तो 10 माइनस 5 हमारा 5 आ जाएगा, और आर मैक्सिमम ए प्लस बी, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं रहती है, ठीक है, ए प्लस बी यानी 15। यानी 5 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 7 8 9 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या 4 हो सकता है, नहीं। क्या 16 हो सकता है, नहीं हो सकता। इतना चीज क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या सीख लिया, हमने रिजल्टेंट सीखा, रिजल्टेंट, वापस से रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोल दो फटाक से, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की, कॉस थीटा का रेंज क्या है, मैं कॉस थीटा का रेंज पूछ रहा हूँ। हाँ -1 से 1 तक, बहुत बढ़िया, -1 से 1 तक। बताओ आर मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, मतलब कैसे निकालते हैं आर मिनिमम, ए माइनस बी। आर मिनिमम ए माइनस बी कब आता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अगर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है। तब तो ये ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा,
और यहाँ पर a प्लस बी आएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं 0 रखूंगा तब तो ये 0 हो जाएगा, तब यहाँ पर फॉर्मूला ही नहीं बन पाएगा। हाँ मतलब एक एक करके ट्राई कर लो, पहले 1 रख देते हैं, फिर 0 रख देते हैं, फिर -1 रख देते हैं, कोई ना कोई तो आएगा ही ये दोनों में से। ठीक है, तो -1 किसकी वैल्यू होती है? कॉस कितने की? थीटा कितना होता है? 180। अब देखो इसको दिमाग में अगर कभी भूल जाओ तो कैसे ड्रॉ कर लेना, एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेना। यहाँ पता होता है 0 होता है, ये 90 होता है, और ये 180 होता है, ये 270 और फिर ये 360। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 यहाँ पर ये है हमारा 0, ठीक है, यहाँ देखो ये है 0, cos 0 1 1, ऊपर गए 90 0, फिर 180 -1, 270 0, 360 -1। तो देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं? ये नेगेटिव डायरेक्शन में 180 वाला, हाँ तो इसलिए वहां पर -1 कर देना, याद रख लेना, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वैल्यू अगर कभी भूल गए तो। ठीक है, ओके। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी। यहाँ पर थीटा क्या होता है? 0। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया एकदम? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।